हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जहां हमने देखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर fx, राइट, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड कर्व, एंड मेन इंपॉर्टेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज मीन एंड वेरिएंस डेरिवेशन इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इस लेक्चर में अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस किस टाइप की प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अंडर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम से ही स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द प्रीवियस लेक्चर। मैं मान के चलता हूं कि वो लेक्चर आपको याद होगा या आपने उसके फॉर्मूले को नोट डाउन कर रखा होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या कर्व क्या था वहां पे, राइट। अब ये आपके सामने प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखा है और ये कहता है सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। यानी एक सैंपल है जो कि 100 बैटरी सेल में जिसमें टेस्ट किए जाते हैं और उससे क्या रिजल्ट मिला, x बार इज इक्वल टू 12 आवर एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3 आवर्स। यानी जब 100 बैटरी सेल जो टेस्ट किए गए उनसे हमें मिला कि जो मीन वैल्यू है वो 12 आवर है, यानी उसकी लाइफ 12 आवर्स की है एज अ मीन ऑफ दीज 100 सेल्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 3 आवर्स, right? Now assuming the data to be normally distributed, what percentage of battery cells are expected to have life more than 15 hours, less than 6 hour या between 10 and 14 hours? तो यहाँ पे दिया क्या था, यहाँ पे आपके पास 100 सेल्स, तो 100 सेल में किसी का लाइफ 20 भी हो सकता है, तो किसी की लाइफ 0 भी हो सकती है, किसी की लाइफ 10 है तो किसी की लाइफ 15 भी हो सकती है। तो इस तरह के आपके 100 सेल्स हैं जिनका ऑन एन एवरेज मीन जो दिया गया है दैट इज योर 12 आवर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है, अब इन 100 सेल में से वो परसेंटेज बतानी है जहां पे आपके जो सेल्स हैं वो 15 आवर्स से ज्यादा रखते हैं अपनी लाइफ, या ऐसे सेल्स जो 6 आवर्स से भी कम है अपनी लाइफ में, या ऐसे सेल जिनकी लाइफ 10 और 14 आवर्स के बीच में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। वैसे भी आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां से आप इसे पहचान कर सकते हो कि यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होना है, राइट। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि वी विल लेट अ फंक्शन z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो यहां पे x क्या है, दैट इज योर गिवन पोर्शन मोर देन 15 आवर, तो दिस 15 आवर इज योर x। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो मैं पहले z को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 15। व्हाट इज म्यू, म्यू इज बेसिकली मीन दैट इज 12, एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज बेसिकली 3 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये यहां पे वैल्यू सॉल्व करके देगा 1, राइट। यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 15, राइट, मोर देन 15 आवर। बट इसी चीज को हमने z में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज व्हेन x इज 15 देन z इज 1। सो अब मैं प्रोबेबिलिटी इस वैल्यू की कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1। और इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं नॉर्मल कर्व की तरफ आपको याद दिलाऊं, वी हैव अ नॉर्मल कर्व लाइक दिस, राइट। तो इस नॉर्मल कर्व में हमने पढ़ा था कि ये पोर्शन आपका सिमेट्रिक होता है एंड दिस एरिया इज ऑफ 0.5 एंड दिस सेकेंड एरिया इज आल्सो हैव 0.5। तो अगर मुझे z इज ग्रेटर देन 1 चाहिए, यानी कि z यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि वो एरिया जो इस 1 से ज्यादा, यानी ये पूरा का पूरा एरिया एज अ आंसर हमें यहाँ पे चाहिए। अब लेकिन इसे कैसे कैलकुलेट करूं, सो आई नो कि ये जो हाफ एरिया है व्हेन z रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो इस हाफ एरिया की वैल्यू होती है 0.5, राइट। सो अगर इस कंप्लीट एरिया में से मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, कौन से एरिया को, 0 से 1 के बीच वाले, राइट। सो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 से ग्रेटर वाला एरिया। यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं, दिस कैन रिटर्न एज 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये जो कंडीशन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन आ सकती है कि विद द नॉर्मल कर्व z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 के बीच में कितना एरिया होता है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यू हैव सप्लाइड अ पर्टिकुलर टेबल जिसे हम नॉर्मल टेबल बोलते हैं, एंड दिस इज द नॉर्मल टेबल टाइप ऑफ टेबल जहां से आपको ये वैल्यू लुकअप करनी पड़ेगी। अभी वैल्यू कैसे लुकअप करेंगे, फ्रॉम दिस नॉर्मल टेबल यहाँ पे आपको z गिवन होता है, तो इस z को आप यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 के लिए, राइट। तो इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यू यहाँ पे बनी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज द वैल्यू 1। अब 1 के आगे हो सकता है आपके पास यहाँ पे 1.1 बनता या 1.15 बनता, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो अभी यहाँ पे केवल 1 है, तो 1 के आगे मेरे पास पॉइंट में क्या लग रहा है, दैट इज 1.00। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू कौन सी होगी, 0.3413 इज माय वैल्यू,
राइट तो z हमेशा 0 से आपका स्टार्ट हुआ और 0 से 1 के बीच में, यानी 0 और 1 का मैंने एरिया लिया, वो कितना है, दैट इज 0.3413। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3413 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.1587। right, so this is the probability कि how many cells, right, how many cells are having life more than 15 hours, जिसको हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व में चेंज करके तब सॉल्व कर लिया। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, बट नाउ व्हाट इज द परसेंटेज, ये आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल्स। ये तो केवल एक प्रोबेबिलिटी है, बट ऐसे कितने सेल्स होंगे, तो ऐसे सेल्स कितने होंगे, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गॉट 15.87%। तो ये जो आपसे पूछा गया था यहाँ पे व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बैटरी सेल, तो जितने आपको बैटरी सेल दिए हैं उससे आप इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल गिव्स यू 15.87%, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो सेम वैल्यू आपको परसेंटेज भी दे रही है। बट अगर यहाँ 100 की जगह 1000 होता तो फिर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता, आई विल गेट 158.7%। राइट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपको नंबर बताना है, परसेंटेज बतानी है, जो भी बताना है, लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, अभी और इसके पार्ट करते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब हैविंग लाइफ एक्सपेक्टेड लेस देन 6 आवर्स। राइट, अब अगर इस सेकंड पार्ट को देखो तो यहाँ पे कहता है लेस देन 6 आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब की बार मेरे लिए x जो हो गया यहाँ पे x बिकम 6 और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6। दिस इज माई सेकेंड केस। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, अब की बार x की जगह क्या पुट करूंगा 6, तो 6 माइनस 12/3, यानी कि अब की बार बनेगा 6 माइनस 12/3 दैट इज -2। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 6, यही बोला गया था कि लेस देन 6 आवर, तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6 का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -2। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा कर्व होता है इससे -2 से लेस वाला पार्ट जो एरिया है वो मेरा आंसर है। अब क्योंकि ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल होते हैं और यहां आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दी जाती z की, तो हम यहां नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करते। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम इसका सिमेट्रिकल यानी यहां वाला एरिया कैलकुलेट कर लें, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2। राइट, और z इज ग्रेटर देन 2 को कैसे सॉल्व करूंगा, सेम थिंग, that is 0.5 minus area between z is equal to 0 and z is equal to 2। राइट, तो सिमेट्रिकल थिंग याद रखिएगा, -2 से ज्यादा होने वाला, दैट मीन सेम 2 से ज्यादा होने वाला, क्योंकि बोथ कर्व आर सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, अबाउट दिस ओरिजिन। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको -2 से ज्यादा वाली कंडीशन निकालनी तो दैट इज सेम, दैट इज ग्रेटर देन 2। और ग्रेटर देन 2 0.5 टोटल एरिया होता है, इस 0.5 में से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं तो आई विल गेट दिस 2 ग्रेटर एरिया, सो दैट मीन्स 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2। अब सेम केस है, क्वेश्चन में अगर हमें नहीं दिया है तो वी रिक्वायर दिस नॉर्मल टेबल, और फिर से इस नॉर्मल टेबल में ढूंढिए कि 0 और 2, अब की बार z की वैल्यू क्या चाहिए 2, तो अब की बार z की वैल्यू ये रही आपकी 2 और इसके सामने 2.0 पे वैल्यू है 0.4772, तो इस टाइम ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4772 और इसे हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 0.0228, दैट मीन्स इन परसेंटेज 2.28% अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट कि 2.28 सेल परसेंटेज सेल ऐसे हैं जिनकी बैटरी लाइफ एक तरह से 6 आवर से भी कम है। राइट, एंड व्हाट इज द थर्ड केस, थर्ड केस हमें क्वेश्चन में कहता है बिटवीन 10 एंड 14 आवर्स, यानी कि अब क्या है, अब यहाँ पे अपने आप में x की 2 वैल्यू दी गई है, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन x रेंजेस ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 14। इसका मतलब ये तो x की कंडीशन होगी, तो z कैसे निकालें, z का वही सेम फॉर्मूला, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो फर्स्ट टाइम जब x मेरा 10 है तो उस केस में 10 माइनस 12/3, यानी 10 माइनस 12/3 आएगा माइनस ऑफ 2/3 यानी माइनस ऑफ 0.67, और x इज इक्वल टू 14 जब आप इसी फॉर्मूले पुट करोगे तो 14 माइनस 12/3 दैट बिकम 2/3 दैट इज 0.67। राइट, सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 10 लेस देन 14 की जो प्रोबेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ z दैट बिकम ग्रेटर देन 0.67 एंड लेस देन 0.67। अब इस प्रोबेबिलिटी को where z is greater than -0.67 and less than +0.67 कैसे कैलकुलेट करें, सो फिर से वही एक रफ स्केच कीजिए अपने कर्व का, कि कर्व क्या होता है, स्टैंडर्ड कर्व इस तरह से होता है, कहीं पे यहाँ पे -0.67 होगा और कहीं पे यहाँ पे +0.67 होगी z की वैल्यू, बिकॉज z एक्सेस 0 से लेकर इनफिनिटी तक वैरी करती है। तो अब वो कहता है कि -0.67 और 0.67 के बीच का एरिया, यानी कि ये एरिया जो है ये मेरा आंसर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से और 0.67 के बीच के एरिया और 0 से माइनस 0.67 का एरिया, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। बट बेसिकली नेगेटिव पार्ट तो मेरा होता ही नहीं, वो तो मैं कहाँ मानता हूँ, ओवरलैप ही तो मानता हूँ। तो अगर मैं 0 से 0.67 के बीच का ही एरिया कैलकुलेट करूं और इसी एरिया को क्या कर दूं, इसी एरिया को कर दूं 2 into, तो दैट मीन्स मेरा टोटल एरिया हो जाएगा। सो इस टाइप के फॉर्मूले को आप लिख सकते हो 2 into द एरिया बिटवीन, राइट, किसके इसके बीच में, z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.67। अब 0.67 कैसे टेबल से देखा जाएगा? सो 0.6 आई रिक्वायर्ड 0.67, तो यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6, तो दिस इज द 0.6 वैल्यू, राइट। अब इसके आगे क्या चाहिए, 7, तो 7 कहां से आएगा, दिस इज 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, तो 0.6 में अगर 0.07 को ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 0.67। तो 0.6 आपको रो वाइज देखना है और 0.7 आपको कॉलम वाइज लाना है, ये दोनों जहां पे क्रॉस कर रहे हैं ओवर दिस पॉइंट, सो दिस इज योर आंसर, दैट इज 0.67, राइट। और अगर मैं यहां से अब इस लाइन को हटा दूं तो यहां पे दोबारा देखिए, यहां पे 0.6 था और यहां पे 0.7 था, तो दिस आंसर इज 0.2485, यानी कि हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना था 2 into एरिया बिटवीन 0 एंड 0.67 फॉर z की वैल्यू, राइट। और ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 into 0.2485, सो दिस बिकम इक्वल टू 0.4970 एंड दिस इज गिवन एज 49.7%, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी आ चुका है आपके लास्ट टाइम पेपर में, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बनते हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में मेंशन दी जा सकती है वैल्यू, और या फिर आपको ये टेबल आपको अपने एग्जाम ड्यूरेशन में प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। सो अनदर क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बने। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे मैंने टेबल की जगह वैल्यू को इसी क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट कर दिया है। कैसे, अभी क्वेश्चन कहता है, एज्यूम mean height of shoulders to be 68.22 inches with a variance of 10.8 inches square, right? How many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be over 6 feet tall? यानी कि हमें बताना है ऐसे कितने नंबर ऑफ सोल्जर हैं जो कि 6 फीट से ज्यादा आ रहे हैं, राइट। तो 6 फीट का मतलब क्या हो गया, हमें ये वैल्यू तो इंचीज में दी गई है, राइट। तो 6 फीट का मतलब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 72 इंचेस, यानी ये है मेरे लिए क्वेश्चन में x। What is x bar? X bar is 68.22 inches, and what is variance? Variance sigma is equal to 10.8. तो based on this values हम calculate कर सकते हैं z is equal to x minus mu by sigma. So x की वैल्यू हो गई 72 minus 68.22 divided by, now this is what? This is variance, right? तो यहाँ पे variance given है, variance होता है sigma square में, यहाँ पे sigma लिख दिया, this is sigma square because this is variance. तो यहाँ पे आपको under root of 10.8 लिखना पड़ेगा for sigma, और जब इसे solve करेंगे you will get the value of z is equal to 1.15, right? So हमें calculate करना है how many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be over 6 feet tall. तो यानी probability when the x is greater than 72, 6 feet का मतलब 72 inches. तो जब x 72 है तो उसमें z क्या हो गया, 1.15, तो यानी we want to calculate the probability when the z is greater than 1.15. यानी अगर मैं फिर से एक कर्व का ही एग्जांपल लूं, यहाँ पे आपको कर्व एक रफ स्केच में लाना होता है सो दैट हम इजीली आंसर तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पे z 1.15 अगर यहाँ पे है तो ग्रेटर देन 1.15 का मतलब ये एरिया हमें चाहिए, और ये एरिया कैसे आएगा, फिर से अगर मैं 0.5 यानी कि इस कंप्लीट हाफ एरिया में से इस पार्ट को माइनस कर दूं तो आई विल गेट दैट वैल्यू। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z is equal to 0 and z is equal to 1.15, and this time given that the area under the standard normal curve between z is equal to 0 and z is equal to 0.35 इतना है, between z is equal to 0 and z is equal to 1.5 इतना है। अब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दो वैल्यू दी गई हैं, बट एक्चुअली मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है 0 एंड 1.15 की। सो व्हाट इज माय आंसर, 0.3746 जो मुझे यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3746 एंड दैट विल गिव्स मी द रिजल्ट 0.1254,
राइट सो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई. नाउ हाउ मेनी सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के लिए यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स का मतलब हो जाएगा दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्जर दैट इज 1000. तो 1000 से अगर से मल्टीप्लाई करो तो 125.4, क्योंकि अब पर्सन है, सोल्जर क्या है, पर्सन है, वो पर्सन कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं हो सकता. सो दैट इज इक्वल टू 126 सोल्जर अप्रोक्सीमेटली. तो योर आंसर इज 126. राइट, let us discuss another problem. So another problem says the life of army shoes is normally distributed with mean. देखिए यहाँ word normally आ रहा है, right? तो this is a normal distribution. With mean is equal to 8 month and standard deviation is equal to 2 month. यानी sigma given है, sigma is equal to 2 and x bar is given that is 8. अब आगे क्या कहता है? If 5000 pairs are insured, how many pairs would be expected to need replacement after 12 months? यानी कि कितने ऐसे शूज पेयर होंगे जिनको हमें रिप्लेसमेंट करना पड़े, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, द एवरेज द मीन ऑफ द आर्मी शूज आर 8 मंथ. तो अब हम पहले ये पता करें कि 12 मंथ से ज्यादा कितनों की लाइफ है. अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द शूज ऑफ ग्रेटर देन 12, यानी ऐसे कितने शू पेयर हैं जिनकी लाइफ हमारी 12 मंथ से ज्यादा है, तभी हम बता पाएंगे कि यानी ये तो बचेंगे, ये तो 12 मंथ से ज्यादा चलने वाले हैं, तो कितनों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. 5000 में से उतने पेयर माइनस कर देंगे, उतना ही हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा. सो दैट मींस यहां मैं क्या कैलकुलेट करूं, प्रोबेबिलिटी कि हाउ मेनी शूज पेयर हैविंग अ लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ, यानी x इज ग्रेटर देन 12. तो अगर x की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन व्हाट. तो z कैसे कैलकुलेट करूंगा, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. x की वैल्यू 12, म्यू की वैल्यू 8, सिग्मा की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2, यानी z इज ग्रेटर देन 2. और z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब अगर हम फिर से एक नॉर्मल कर्व एज्यूम करते हैं तो z इज ग्रेटर देन 2, अगर 2 यहां पे है तो z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये कर्व. और ये कर्व क्या हो जाएगा, अगर पूरे में से 0.5 में से मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं, आई विल गेट द आंसर. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 का मतलब 0.5 माइनस एरिया बिटवीन 0 एंड 2. तो उसके लिए मुझे टेबल चाहिए, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, दैट इज 0.0228. तो ऑलरेडी आपको यहां आंसर तो गिवन है कि z इज ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0228. अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि इतने शूज आपके कब चलने हैं, 12 मंथ से ऊपर चलने हैं, तो हाउ मेनी शूज की कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.0228 गिव्स मी 114 पेयर्स, यानी 114 शूज पेयर ऐसे हैं जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है. तो जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है वो तो रिप्लेसमेंट चाहेंगे नहीं, रिप्लेसमेंट कौन चाहेगा. नाउ 5000 टोटल में से 114 को माइनस किया, सो आफ्टर 12 मंथ्स आई नीड 4886 शूज पेयर को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो 12 मंथ से ज्यादा है ही नहीं. ऑन एन एवरेज 8 थी, तो 12 मंथ से ज्यादा कितने हैं, 114. सो दैट मींस मुझे 5000 माइनस 114 यानी कि 4886 पेयर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा. राइट, सो क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बट किस तरह से कर्व कैलकुलेशन करनी है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करनी है, अब आप लोग समझ गए होंगे. एक लास्ट क्वेश्चन और रखा है मैंने इसी लेक्चर में, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो कम्स इन योर लास्ट ईयर पेपर. सो दिस क्वेश्चन सेज द डेली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ मीन ऑफ ₹140 एंड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹10. यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मीन मिल गया 140, सिग्मा मिल गया दैट इज 10, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही केस है. नाउ इट सेज एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस विल बी बिटवीन 140 एंड 144. राइट, यानी कि सबसे पहले 140 और 144 का मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 140 एंड लेस देन 144. तो दोनों ही केस में मैं z को कैलकुलेट करूंगा, एंड z इज कैलकुलेटेड बाय x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. तो एक बार x को आप रखोगे 140 माइनस म्यू है हमारा 140 डिवाइड बाय सिग्मा, तो अल्टीमेटली तो 0 हो गया, 140 माइनस 140. और सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पे दूसरी वैल्यू 144 है, तो 144 माइनस 140 डिवाइड बाय सिग्मा 10, तो ये हो जाएगा 0.4. यानी कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 140 लेस देन 144 मतलब प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.4. यानी कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें, वही सेम चीज एक कर्व एज्यूम करें, तो 0 से लेके 0.4 यानी कि 0 से ग्रेटर बट 0.4 से कम, तो ये अब की बार मेरा आंसर है. आई रिक्वायर्ड
दिस एरिया। सो ये एरिया कैसे आएगा? डायरेक्टली अगर मैं अपनी नॉर्मल टेबल पे जाऊं और उस नॉर्मल टेबल पे देखूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4, तो 0.4 पे वैल्यू है 0.1554, तो दिस इज माय आंसर। 0.1554 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन z ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.4। तो हाउ मेनी वर्कर्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालूंगा? टोटल वर्कर कितना है? 1000, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1554 दैट इज 155.4, जिसे हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 155 वर्कर्स, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये कहता है लेस देन ₹126, यानी ऐसे कितने वर्कर हैं जिनका डेली बेसिस 126 से ही बिलो है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 126, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ z। z की वैल्यू निकाल लीजिए, z क्या होगा? 126 माइनस व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज म्यू, दैट इज 140 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा इज 10, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1.4, तो z इज लेस देन 1.4 विद नेगेटिव, यहां पे मिलेगा माइनस ऑफ 140 है ना, तो माइनस 1.4, राइट। सो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन माइनस 1.4। फिर से सेम चीज, अगर मैं कर्व यहां पे ड्रॉ करता हूं तो इस कर्व में माइनस 1.4 से लेस देन, यानी इस पूरे एरिया की हमें रिक्वायरमेंट है, और ये एरिया क्या होगा? अगर मैं 1.4 से ज्यादा वाला एरिया भी निकाल लूं तो भी सेम केस है, बिकॉज सिमेट्रिकल होते हैं। और 1.4 से ज्यादा वाला एरिया क्या हो गया? यानी किसी क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1.4, और इसका मतलब हो गया 0.5 माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.4। यानी कि फिर से टेबल पे जाना है और टेबल से आपको z इज इक्वल टू 0 1.4, यानी 1.4 ये रहा, इस पे वैल्यू है 0.4192, राइट। सो यहां से आपको मिलेगा 0.5 माइनस 0.4192, द एरिया बिटवीन 0 एंड 1.4, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, आई विल गेट 0.0808, और 0.0808 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा सो आई गेट 81 वर्कर, अप्रोक्सीमेटली 80.8, दैट इज 81 वर्कर। तो 81 वर्कर ऐसे होंगे जिनका वेजेस लेस देन 126 है। एंड आई होप अब ये थर्ड पार्ट आप बहुत इजीली कर पाएंगे, तो मैं यहां पे आपको कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और ये थर्ड पार्ट मोर देन ₹160 इसको कैलकुलेट कीजिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 160, इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन व्हाट? तो फिर से आपको वही z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय द फॉर्मूला x माइनस म्यू बाय सिग्मा। x है आपकी बार 160, म्यू 140 डिवाइड बाय सिग्मा, तो यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी 2। तो z इज ग्रेटर देन 2। अब आप यहां पे कर्व बनाइए और z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया 0.5 माइनस, अगर मैं टेबल पे जाऊं z इज इक्वल टू 2, यानी z इज ग्रेटर देन 2, 0 से 2 वाला एरिया देखना है, तो 2 पे वैल्यू है 0.4772, तो ये हो जाएगा 0.4772, जिसे आप माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 0.0228, and what are the number of worker? Multiply by 1000, so this time you will get approximately 23 workers, right? So in this way the problems for normal distribution are solved. बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार आपके पेपर में पूछी जाती हैं। सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जरूर अटेम्प्ट करेंगे। एंड विद दिस लेक्चर योर यूनिट नंबर 4 जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज स्टार्ट्स टेक्निक 2, ये आपका ओवर होता है। द मेन थिंग्स आर द पॉइजन, नॉर्मल एंड बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पहले हम लोगों ने किया था बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सो पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी लगती है मुझे, सो ट्राई कीजिएगा कि आप इसमें मैक्स टू मैक्स नंबर स्कोर कर सकें, राइट। विद दिस आपका ये लेक्चर कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, दैट इज स्टेट्स टेक्निक नंबर 3। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।